हेलो दोस्तों, आज हम स्थिर वैद्युत क्षेत्र के एमसीक्यू प्रश्न को हल करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर। तो हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम्ब या वोल्ट प्रति मीटर होता है। अतः इसमें मेरा ऑप्शन कौन सही हुआ? बी सही हुआ, वोल्ट प्रति मीटर। अगला प्रश्न है, दो निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है? वोल्ट बटा मीटर का अर्थ होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो पिछले ही प्रश्न में हम देखे थे कि वैद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। किसका होता है? वोल्ट प्रति मीटर। किसका है? वैद्युत क्षेत्र का। आंसर कौन सही होगा? डी सही होगा। तीसरा प्रश्न है, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युतीय बल होगा। तो देखिए, किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो उस पर नेट बल शून्य लगते हैं, क्योंकि धन आवेश के कारण एक बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा। अगर दोनों का वेक्टर सम कीजिएगा तो कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। अतः किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिणामी विद्युत बल क्या होगा? हमेशा शून्य होगा। प्रश्न संख्या 4 है, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में संबंध होता है। तो देखिए, विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V में जो संबंध होता है वह होता है E बराबर माइनस dV बटा dx। क्या होता है? माइनस dV बटा dx। देखिए, dV बटा dx अगर सीधे रहे तो इसको कहा जाता है विद्युत प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, पोटेंशियल ग्रेडियंट्स, विभव प्रवणता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव में संबंध कौन होता है? E बराबर माइनस dV बटा dx। प्रश्न संख्या 5, आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है। तो आपको बतलाया गया है किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर विभव भी क्या होता है? नियत होता है और विभव विद्युत क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता क्या होगा? विद्युत तीव्रता शून्य होगा। अगर यहाँ पर विभव पूछता तो क्या होता? नियत होता। यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, अगला प्रश्न है, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा, उसके भीतर का विभव होगा। तो देखिए, धन आवेशित करेंगे तो उसके विभव का, उसके भीतर का विभव जो होगा वह धनात्मक होगा और समरूप होगा। तो क्या हो जाएगा? धनात्मक और समरूप। किसी खोखले गोलीय चालक के अंदर विभव धनात्मक, अगर धन आवेश है तो धनात्मक, ऋण आवेश है तो ऋणात्मक, और हमेशा यह नियत होगा अर्थात समरूप होगा। मतलब किसी गोलीय चालक या किसी भी चालक के अंदर में वैद्युत विभव हमेशा समरूप रहेगा। अगर समरूप नहीं होगा तो हर समय एक धारा प्रवाहित होने की संभावना बनेगी, जो कि संभव नहीं है। अब देखिए, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर विद्युत
केंद्र पर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों शून्य होते हैं। तो देखिए यहाँ आवेशित खोखले गोलीय चालक के केंद्र पर देखें तो आवेशित केंद्र पर भी जो होगा वह क्या होगा, नियत होगा या समरूप होगा, और ई जो होगा वह क्या होगा, ई जो होगा वह होगा शून्य। अंदर में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। तो ऑप्शन देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव दोनों शून्य होते हैं। नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत विभव शून्य नहीं होता है। अगले ऑप्शन पर चलिए, विभव शून्य होता है, विद्युत क्षेत्र नहीं। देखिए, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नियत होता है, तो यह भी नहीं होगा। तो कौन होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नियत होता है, यही सही होगा। विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव नियत होता है, डी है, दोनों अनंत होते हैं, यह गलत है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विद्युत विभव नियत होता है। अब अगला प्रश्न संख्या 8 है, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवी तल के लंबवत होती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा समविभवी तल के लंबवत होती है। तो वैद्युत क्षेत्र एक अक्ष की दिशा में हो तो निश्चित तौर पर एक अक्ष के लंबवत YZ तल होते हैं। कौन तल होते हैं, YZ तल जो होंगे वह होगा x अक्ष के लंबवत। तो हमारा यहाँ आंसर होगा, यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी तल होगा YZ तल में। किस तल में होगा, YZ तल में। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है, 2 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 जूल कार्य की आवश्यकता होती है। इन दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर है। कितना होगा वोल्ट में विभवांतर? तो देखिए, यहाँ आवेश Q कितना है, आवेश Q कितना है, 2 कूलम्ब, और कार्य W कितना करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है 20 जूल। अब दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट में विभवांतर क्या होगा, तो आप जानते हैं V बराबर होता है W/Q। कितना होगा, V बराबर होता है W/Q, 10/2। कितना आ गया, 10 वोल्ट। आंसर हमारा क्या हो गया, 10 वोल्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है, एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। किसी बिंदु Q से R दूरी पर विद्युत विभव E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। इसकी दिशा होगी, अगर यह धन आवेश है तो त्रिज्य बहिर्मुखी, अगर ऋण आवेश है तो त्रिज्य अंतःमुखी। अब यह किससे मैच कर रहा है, Q/R²। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। यह B से मैच किया, B इसका आंसर हो गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण, अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर वैद्युत विभव का व्यंजक है। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r थीटा पर जो वैद्युत विभव का व्यंजक होता है वह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos θ/R²।
तो आंसर कौन होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा पी कॉस थीटा बटा पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। आंसर बी सही है, पी कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 12, दो प्लेटों के बीच विभवांतर 10 पर पावर 5 वोल्ट है। विभवांतर कितना है 10 पर पावर 5 वोल्ट। अब अगला देखिए, यहाँ विभवांतर है 10 के पावर 5 वोल्ट। दो प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है V बराबर 10 के पावर 5 वोल्ट, और उसके बीच की दूरी, यह जो विभवांतर तो इसके बीच है और दूरी जो है वह कितना है D बराबर, वह है बीच की दूरी 4 गुने 10 पर पावर -3 मीटर। अब इसमें वैद्युत क्षेत्र E कितना होगा, तो यह होता है V/D। तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 5, 10 के पावर 5 अब बटा यह कितना हो जाएगा 4 गुने 10 पर पावर -3। अब पूछ रहा है इन प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन पर बल है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो बल लगेगा वह कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल एक बराबर होता है E × E। E यहाँ कितना है, E यहाँ पर है -1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम्ब। यह कितना निकल के आया -10 के पावर 5 बटा 4 गुने 10 पर पावर -3। कैलकुलेशन कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 0.4, तो यह कितना हो गया 0.4, 10 के पावर 19 और 5 3 8 कितना हो जाएगा 10 के पावर 11। 19 में से 8 गया तो 11, एगो इसको लेकर के तो 4 गुने 10 पर पावर 10 न्यूटन, सॉरी -10 न्यूटन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, सॉरी माइनस में है तो 12, तो कितना निकल कर के आ गया 4 गुने 10 पर पावर -12 न्यूटन। यहाँ पॉइंट अगर हटाएंगे तो ये किसमें और मान बढ़ जाता है। अगला है, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाए तो देखिए दो आवेशित गोले को परस्पर अगर जोड़ेंगे तो आवेश का तो योग नहीं बदलता है, मतलब आवेश संरक्षित रहते हैं, परंतु उसका जो ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा वह परिवर्तित हो जाता है। स्थितिज ऊर्जा में क्या हो जाता है ह्रास हो जाता है। तो हम यहाँ देखिए दो गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहता है, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। जी आवेश तो संरक्षित रहता है, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहते हैं। जी नहीं, ऊर्जा संरक्षित नहीं रहते हैं, आवेश संरक्षित रहते हैं। इनमें से कोई नहीं। फाइनली हमारा आंसर कौन आ गया, ऑप्शन बी, दोनों का आवेश संरक्षित रहता है। अगला है प्रश्न 14, एक विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम होगा कब। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -P cos थीटा। अब देखिए यह ऋणात्मक है तो महत्तम होने के लिए इसका न्यूनतम मान कितना होता है -1। कहाँ पर होता है तो पाई पर, अतः पाई पर इसका मान जो होगा वह क्या होगा महत्तम होगा। अतः हमारा आंसर डी हो गया, वह सही हो गया। एक विद्युतीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा का मान महत्तम
थीटा इक्वल टू पाई पर होता है। कहाँ पर होता है? पाई पर होता है।